राज्यसभा में उप सभापति जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी और बिहार विधान सभा के माननीय उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी, यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, अधिकारीगण, मैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूँ। बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आपके बीच में आने का मौका मिला। पार्लियामेंट में चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला बैठा हुआ है, फिर भी मैं दो चार चंद शब्दों आपके बीच में कहना चाहता हूँ। विशेष अवसर है इसलिए मैं आया हूँ, मेरा यहाँ कार्यक्रम नहीं था। अध्यक्ष जी ने फ़ोन करके मुझे कहा कि आपको ज़रूर आना चाहिए, तो मैंने कार्यक्रम परिवर्तन करके पटना आने का निर्णय किया। हमारे देश में कुल 37 लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल है, जिसके सर हमने नेशनल ई विधान MOU साइन किया 28 लोगों के साथ। 26 हमने सैंक्शन किए हैं और उसमें से 21 हाउस लाइव जा चुके हैं। लेकिन विशेष जो मुझे खुशी मिल रही है ये कहते हुए कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है, ये हमारे देश का लाइव जाने वाला पहला सदन बना था, तो ये बिहार ने अचीव किया है। और आज से बिहार विधानसभा भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है और मैं अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को मैं कहा हूँ कि बिहार को हम लोग सब मदद भी करना है और बिहार से बहुत कुछ सीखना भी है। वैसे तो हमसे पहले जितना वक्ता बोले हैं सब बिहार के ही है, बहुत अच्छा बोले, बहुत खूबसूरत से अपना बात रखा। अभी हमारे एक बिहार के पूर्व मंत्री थे, शायद चले गए, आलोक मेहता जी, वो हमारे साथ पार्लियामेंट में थे 2004 में। तो मैंने कहा था बिहार से जो भी चुनाव जीत के आते हैं, चाहे विधानसभा में हो या चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, बहुत अच्छा वक्ता होते हैं। बिहार के लोग अच्छा बोल सकते हैं और बिहार के लोग जब सदन में रहते हैं तो बोरियत भी नहीं होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। बिहार से हमारा बहुत पुराना लगाव भी है, लेकिन वो लगाव तो एक निजी तौर पर है, लेकिन जो असली लगाव बहुत गहरा अंदर से जो मेरा संबंध है वो है ये बिहार का पवित्र धरती। बिहार से जो आए हैं और बिहार में जो लोग हैं, यहाँ जितने भी सीनियर हमारे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले भी हैं, यहाँ अधिकारीगण भी हैं। आप लोग अपने आप को एक बिहारी होने का, बिहार में जन्म होने का क्या आपका अनुभव है या आपका क्या सोच है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बिहार का नहीं हूँ, लेकिन बिहार को अपना समझ करके बिहार का बारे में क्या सोचता हूँ मैं बताना चाहता हूँ। ये बुद्ध भगवान यहाँ जन्मे हैं और बौद्ध धर्म का स्थापना यहीं बिहार से हुए। मैं तो हिमालय क्षेत्र से आता हूँ। आज से 2500 साल से पहले बुद्ध भगवान ने दुनिया को अपना बौद्धिक ज्ञान दिया था।
करते 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 दुनिया भर में फैलाया गया है। अशोक सम्राट से लेकर के उनसे पहले भी और बहुत बाद में भी कई यहाँ स्टेट रिलीजन हुआ करता था, बौद्ध धर्म, और यहाँ का सोच विचार दुनिया भर में गए हैं। साथ साथ बौद्ध धर्म के साथ साथ ज्ञान भी यहाँ से गए हैं, जैसे अभी जिक्र भी हुआ, वैशाली भी यही है। हम तो 7वें दशक में 7th सेंचुरी में जब गुरु पद्मा संभवा हमारे हिमालय पार करते हुए तिब्बत गए, तब हमारा पूर्वजों ने बौद्ध धर्म स्वीकारा है। हम तो तभी बौद्ध धर्म मानना शुरू किया। यानी कि बौद्ध धर्म का प्रचार का कितना साल बाद हम तो इस बिहार धरती से जो बौद्धिक ज्ञान जो बाहर गए उससे हमारा संपर्क हुआ। आप लोग तो यही जन्मे हैं इस पवित्र भूमि में, तो एक बिहार के वासी होने के नाते आपके मन में क्या है वो आप खुद समझ सकते हैं। अभी बीते सालों में बुद्ध भगवान का अवशेष लेकर के मैं विदेश में जाता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारा दुनिया को ज्ञान देने का, दुनिया को अपने बारे में बताने का परंपरा अभी नहीं है, हजारों सालों से चलते आया है। बुद्ध का अवशेष लेके जाना है। और जब मैं बुद्ध का अवशेष लेकर के विदेश में जाता हूँ, विशेष करके जो बौद्ध बहुल देशों में जाता हूँ, तो लोग वो अवशेष को तो उस पवित्रता की नज़र से देख करके लोग पूरा खो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रति भी इतना सम्मान से लोग देखते हैं, क्योंकि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो इस धरती जिसने दुनिया का इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा धर्म दिया है, वो बिहार है। तो बिहार से बहुत कुछ सीखने का होता है। बिहार में आकर के मेरा सीमित ज्ञान बांटने का तो बहुत कम संभावना है। मैं यहाँ से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करता हूँ। मैंने अपने संसदीय कार्य मंत्रालय का एक कार्यक्रम रखने वाला है, मैं राजगीर में रखने के लिए सोच रहा हूँ, तो विजय जी से चर्चा करके हम राजगीर में रखेंगे। वैसे तो मैं बीच बीच में आते रहता हूँ। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। एक कमज़ोर आदमी दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं। आप जब मजबूत होगा, आप ताकतवर होगा, तभी आप जाके दूसरे को मदद कर सकते हैं। हम चुन के तो आए हैं, लेकिन अगर हम संपन्न नहीं हैं, हमारे पास सुविधा नहीं है, हम प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि के नाम से तो काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हम समाधान, लोगों का सेवा कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये नेशनल ई विधान, वन नेशन वन एप्लीकेशन का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल्पना करके नींव रखा था, ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। भारत में चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, या स्थानीय इकाई का कोई भी प्रतिनिधि हो, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारे पास जो काम है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। हमारा बराबर जो जनसंख्या वाला मुल्क सिर्फ चीन है, जो भारत का तुलना में लगभग बराबर जनसंख्या है। बाकी तीसरे नंबर में अमेरिका आता है, उसका कुल जनसंख्या सिर्फ 34 करोड़ है। हम 140 पार हो चुके हैं। तो उनके जनप्रतिनिधि और भारत के एक जनप्रतिनिधि का क्या कठिनाई है, कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 2004 में मैं जब इंग्लैंड गए और आदान प्रदान, वहाँ के सांसद, हाउस ऑफ कॉमन, वहाँ के जो लोअर हाउस का मेंबर एमपी और यहाँ के लोकसभा का एमपी क्या मुसीबतों का सामना करते हैं, हम लोगों में आदान प्रदान एक दूसरे से क्या सीख ले सकते हैं, इसका एक कार्यक्रम था। मैं 2 दिन के लिए लंदन से साउथ, दक्षिण की ओर गए और वहाँ के सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ सांसद, जिसको वहाँ फादर ऑफ द हाउस कहते हैं, हमारा देश में इसका कोई
कल्पना नहीं किया गया है। वहाँ इंग्लैंड में जो सबसे वरिष्ठ को फादर ऑफ द हाउस कहते हैं, तो 8 बार चुनाव जीत चुके थे, तो उसको फादर ऑफ द हाउस टाइटल दिया गया है। उसका लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाना था और 2 दिन सीखना था। सीखना मतलब मैं वहाँ जाके देखना था और वो मुझसे सुनना था। तो वहाँ उस समय एक लोकसभा मतलब एक हाउस ऑफ कॉमन कॉन्स्टिट्यूंसी का टोटल जनसंख्या है 90,000 और हमारा है 25 लाख। अब यहाँ एक लोकसभा सांसद एवरेज में औसत 25 लाख लोगों का प्रतिनिधि करते हैं और वहाँ 90,000 का प्रतिनिधि करते हैं। ऊपर से वो विकसित राष्ट्र है, वहाँ कोई जनता सवेरे सवेरे विधायक सांसद के घर में नहीं जाते हैं। जेल चले गए, बेल निकालने में मदद करो, ये बोलने के लिए नहीं आते हैं। स्कूल में दाखिलात करना है, मेडिकल में मेरा बेटा एडमिट है, खर्चा के लिए कुछ मदद करो, ये नहीं आते हैं। नाला बनाना है, कोई नहीं आते हैं। बिजली लगाना है, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं आता, क्योंकि सब लग चुके हैं, संपन्न है, कुछ नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के विधायक और वहाँ के सांसद से क्या उम्मीद करते हैं कि नया टैक्स लॉ में क्या प्रावधान है, हमारे लिए लायक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं है, पर्यावरण का क्या है पॉलिसी सरकार का, पॉलिसिंग का, और अलग अलग पॉलिसी मैटर में कंसर्न रखता है। तो आप सोच के देखिए। तो मैंने उनको बताया मैं लोकसभा सांसद हूं और जब मैं सवेरे सवेरे उठता हूं तो उठने से पहले कम से कम 250 लोग बाहर में पहले से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा एमपी कब उठेंगे। फिर एक एक उसका सुनना, एक एक कागज लेके सुनना, फिर उसका समाधान ढूंढना, तब जाकर के आप अगले बार चुनाव में फिर से उतरते हैं। तो यहाँ एक एमएलए, एक एमपी को लोगों का जो कठिनाई है, लोगों का कष्ट को संभालना भी है, सुधारना भी है, मदद भी करना है, और साथ साथ अपना विधायक का रोल है उसको भी निभाना है। आपको पढ़ना भी है, किताब भी पढ़ना है, रूल पढ़ना है, नियम के तहत ही तो काम करना है। ऐसे नहीं कि अभी दिल्ली में हमारे कुछ लोग हैं जो नियम पालन करता ही नहीं है। हम लोग तो नियम पालन करते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाई करते हैं किस नियम के तहत मुझे बोलना है। बोलने का भी नियम होता है, ऐसे आप नहीं बोल सकते हैं। तो हमारा देश में चाहे बिहार विधानसभा का सदस्य हो या लोकसभा का, राज्यसभा का हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर कंपेयर करेंगे एक डेवलप्ड नेशन का, अमेरिका का कोई सेनेटर और हमारा भारत का कोई एमपी का तुलना करेंगे तो तुलना करने का जगह ही नहीं है। उसका कम से कम 200 गुना काम हमको करना पड़ता है और ऊपर से गाली भी बहुत सुनना पड़ता है हमको, क्योंकि जितना भी करो काम, आधा काम तो रह ही जाता है। और किसी को मदद किया तो उसको ज़्यादा और मदद चाहिए, फंड दिया तो बोलता है फंड कम हो गया, जिसको नहीं दिया वो और भी गाली देते हैं। तो हमारे यहाँ हम लोग चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दबाव बहुत ज़्यादा है हमारे ऊपर में, अपेक्षा भी उतने ही ज़्यादा है, और इतना दबाव में काम करना। तो मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को कहता हूँ, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हमेशा मेरे ऊपर में उसका अच्छा सोच है। वे कहते हैं कि हमारा संसदीय कार्य मंत्री पर हंसमुख है, टेंशन में नहीं रहते हैं। तो मैं अगर टेंशन में रहूँगा तो टेंशन के बोझ में मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो पार्लियामेंट में काम भी एक है, वो भी बहुत ही टेंशन वाला काम है, मगर हंस के आप हल्के फुल्के में काम करना है, मगर नियम के तहत। फिर असली काम है आपका क्षेत्र के लोगों को सेवा करना। तो ये सब करने में एमएलए एमपीज़ का बहुत टाइम चला जाता है। तो इसलिए ये जो ई विधान है, अब जब ये लागू हो जाएंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक सदस्य को सब कुछ जो आपको मशक्कत करना पड़ता है, नियम ढूंढना पड़ता है, खबर लेना पड़ता है, ये सब आपका कीपैड में आपका इंफॉर्मेशन तुरंत उपलब्ध हो जाएगा।
आपका जब ये एआई का हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी विषय में आपको बोलना है, उंगली दबा दो, 10 सेकंड में पूरा विषय आपके सामने में आ जाएंगे। आपको भाषण देना है, बाहर में किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, कागज लिख करके किसी से पूछने का आवश्यकता ही नहीं है, तुरंत उंगली का बटन से जानकारी आपका हाथ में उपलब्ध हो जाएगा। मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इसका लाभ आप जितना उठा सकते हैं उतना ही फायदा आपका है। इसमें कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नए नए चुन के आए ही होंगे। मुझे पता लगा इस बार विधानसभा बिहार में चुनाव हुए अभी, तो काफ़ी लोग नए पहले बार चुन के आए हैं, उनके लिए तो और भी फायदा होने वाला है। मैं जब विधानसभा में ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होते हैं एमएलएस का, तब मैं विस्तार से बताता हूँ जहाँ जहाँ मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो एक अच्छा विधायक, एक अच्छा एमएलए कैसे बनना है, एक अच्छा एमपी कैसे बन सकता है, ये आपका लगन, आपका मेहनत और कुछ तरीका होता है जिससे आप बहुत काम कर सकते हैं। और जो लंबा रास्ता संसदीय प्रणाली में लंबा काम करना है तो आपका अनुभव, आपका जो काम करने का तरीका है, उससे आपका अनुभव आते रहेंगे। लेकिन जिसको एक बार ही चुनना है, दोबारा मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, उसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जिसको लंबा काम करना है उसके लिए ये बहुत काम आने वाला है। इसलिए आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि विषय तो बहुत है, मेरे कहने के लिए बहुत पॉइंट्स है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अब हमसे पहले हमारे जो काफ़ी अनुभवी लोगों ने बहुत अच्छा बातें आपको बताया है। अगर मैं विस्तार से अगर मैं बताऊंगा तो वो फिर से रिपीटेटिव लगेगा, तो मैं अपने बात को लंबा नहीं खींचना चाहता हूं। लेकिन इतना ही ज़रूर कहूँगा कि बिहार विधानसभा का टेलीकास्ट मैंने देखा है 2-3 बार, जीवंत है, अच्छा है, और यहाँ डिबेट का स्तर भी अच्छा है। ठीक है, कभी कभी गरिमा तोड़ते या कभी हो जाता है, ये संसदीय लोकतंत्र में कभी कभी होता है, घटना होता है। लेकिन हम प्रयास ये करें कि हम जो सीमाएं हैं उसका हम कभी ना तोड़े। जो भी विधानसभा अध्यक्ष, दो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, अभी का अध्यक्ष बैठे, अब 3 लोग हैं, 2 पूर्व हैं, एक वर्तमान का है, विधान परिषद का अध्यक्ष बैठे हैं। बहुत अनुभवी लोगों को अध्यक्ष बनाते हैं। और यहाँ जो नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, आप लोग मिल करके, जैसे मैंने कहा, बिहार विधानसभा का जो दृश्य है वो एक मनोरंजक भी है और सार्थक भी है, अच्छा है, काम भी करता है और डिबेट का स्तर भी अच्छा है। इसलिए जीवंत आपका विधानसभा चलता है। मैं सब सदस्यों को अभिनंदन करता हूं कि सबका योगदान से ही ऐसा होता है। आपका जो मुख्यमंत्री है बहुत ही वरिष्ठ नीतीश कुमार जी, हम लोग तो लोकसभा में साथ में थे, तो लोकसभा में जब वो काफ़ी यंग थे तो और भी बहुत सटीक, बहुत ही तगड़ा बोलते थे नीतीश कुमार जी। तो आदमी उम्र डलता है तो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। तो मैंने देखा है वो जब लोकसभा में हम लोग साथ में थे, बाद में वो मुख्यमंत्री बन के हमको छोड़ के बिहार चले गए, और जब से बिहार गए वापस आया ही नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते रहे वो। तो अच्छा लगता है इसलिए। और जैसे मैंने कहा कि बिहार का हर दृष्टि से, चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, बिहार से मुझे बहुत कुछ सीखने का प्रेरणा मिलता है। इसलिए बिहार का धरती को भी सलाम। आज का स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबको बधाई, मुबारक, अभिनंदन। और फिर से मुझे अध्यक्ष जी आपने बुलाया है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।